जी, पाकिस्तान टीम को अब एक ऐसा मैच खेलना है जो अटेनिंग द इम्पॉसिबल है। और इस मैच की तैयारी माइक हेसन खुसूसी तौर पर कर रहे हैं और कुछ चेंजेस भी पाकिस्तान की जो फाइनल 11 बनने जा रही है वो भी हमारे तक खबर पहुंची है। पहले मैं जो आपको माइक हेसन क्यों ट्रेनिंग स्पेशल करवा रहे हैं और ये ट्रेनिंग स्पेशल पालाकली के कैंडी के स्टेडियम में क्यों जरूरी है उस पर बात करूंगा। माइक हेसन ने जो पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग सेशन किया उसकी रात गए जो आखिरी सेशन उन्होंने करवाया वो उन्होंने गीली बॉल यानी पानी में भीगी हुई गीली बॉल के साथ बैटर से हिटिंग करवाई, बैटर से स्ट्रेट शॉट्स खिलवाई। उसकी दो वजूहत हो सकती है। एक तो पालाकली की जो आउटफील्ड है वो कंपैरेटिवली एक आप कहें ना फास्ट आउटफील्ड नहीं है, वहां पर बॉल जो है मतलब रोल नहीं करता, आपको जोर की शॉट लगानी पड़ती है तब जाके आपको बाउंड्री मिलती है। एक तो ये इसका ये मकसद है। दूसरा ये है कि इस गीली बॉल से जो आपकी हिटर्स हैं उनको ये पावर कराना था कि भाई आपको तगड़ी हिटें मारनी पड़ेगी। अब श्रीलंका के अंदर जो कंडीशंस है आप ये देख रहे हैं, आप इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का देख लें, ये दोनों टीमें जो है अपनी उन्होंने पहली जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे वो इंडिया में खेले थे, वहां पर अब स्कोर 200 प्लस हो रहा है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीलंका के अंदर स्कोर जो है नॉर्मल स्कोर 160 70 80 इस तरह हो रहा है और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वहां पर कुछ ज्यादा बैटिंग ओरिएंटेड बड़े स्कोर हो नहीं सके। अब पाकिस्तान टीम क्या करेगी? पाकिस्तान टीम फाइनल 11 क्या सोच रही है? फाइनल 11 के अंदर पाकिस्तान टीम दो चेंजेस सोच रही है। एक तो नसीम को वापस लाने की तैयारी है और साथ साथ इब्रार को वापस टीम में लाने की ये तैयारी है। अब इन दो को किन की जगह पे लगाया जाएगा? एक शादाब कहा जा रहा है और दूसरा जो है ना नसीम शाह की जो आमद होगी वो किस बुनियाद पर होगी? मतलब क्या सलमान मिर्जा को आउट करेंगे या फिर शाहीन शाह अफरीदी को बिठाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है कि क्या ये दोनों में से किसी को बिठाएंगे या आप अब देखें ना, सलमान मिर्जा से तो आज प्रेस ब्रीफिंग भी कराई गई और उन्होंने कहा कि जी पूरा चांस है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, हम इतने गट्स हैं, हम कर लेंगे। ये वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई थी जब ये रिजल्ट अभी आया नहीं था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। सो ये जो रन रेट की कहानी है कि पाकिस्तान टीम अगर पहले खेलेगी तो 65 रन उसको पहले आउट करना, यानी अगर पाकिस्तान टीम लेट 160-70 का स्कोर करती है तो उसको 100 से पहले ही श्रीलंका को आउट करना है। और अगर पाकिस्तान टीम टारगेट को चेज कर रही है तो उसको 13.1 ओवर्स के अंदर वो टारगेट अचीव करना है। ये उस वक्त तक कहानी नहीं आई थी जब तक सलमान मिर्जा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन वो बड़े पूरी उम्मीद थे कि जी हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, हमें चांस मिलेगा और वो चांस मिल गया। अब बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी तब्दीली की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि साइम अयूब को एक मुसलसल तसलसल के साथ आपने मौका दिया है। तकरीबन वो 70 एक मैचेस T20 67 तो शायद खेल चुके हैं और जो मौजूदा टूर्नामेंट है और पीछे भी आप देखें वो कहीं क्लिक नहीं कर सके। अब साइम अयूब को सोचा जा रहा है कि उनको नीचे किया जाए और उनकी जगह बाबर आजम को ऊपर लाया जाए। अच्छा, सवाल आपके भी जहन में आ रहा होगा, मेरे भी जहन में आया था कि यार फखर जमान से क्यों नहीं ओपन करवाया जा रहा? तो प्रॉब्लम ये है कि फखर जमान जो है वो 5वें नंबर पर भी मतलब वो इस तरह की आके बैटिंग करते हैं, हिटिंग कर लेते हैं, स्कोर चला लेते हैं, लेकिन अगर बाबर को 5वें नंबर पर ले गए तो उसका तो फिर रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि साइम अयूब को वन डाउन कर दिया जाए और बाबर को ऊपर लाया जाए। अब पाकिस्तान टीम के लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है और स्पेशली माइक हेसन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी अपनी जगह पे है। माइक हेसन को बतौर कोच आप ये समझ लें कि इस टूर्नामेंट में तमाम तरह इख्तियारात मिले हुए थे। अब कुछ दोस्त कह रहे थे यार आप माइक हेसन को विलन के तौर पर क्यों बना रहे हैं? भाई विलन आप कैलकुलेशन करते हैं, मतलब पाकिस्तान टीम इस वक्त मौजूदा जो T20 की स्क्वाड है उसकी तश्कील से लेकर और उसके बाद आप कप्तान माइक हेसन की मर्जी का, कप्तान के साथ माइक हेसन खुद कह चुके हैं, कप्तान कह चुका है हम एक ही पेज पे हैं, सही फैसले करते हैं, लेकिन हमें डोमिनेशन नजर आती है माइक हेसन के फैसलों की। फिर माइक हेसन अगर पाकिस्तान टीम फील्ड कर रही हो, अब बैटिंग के वक्त तो चले ये होता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर आप कोच और कप्तान जो है इकट्ठे बैठे होते हैं, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, कोई चेंजेस करनी है, कोई इतनी वैसे बहुत ज्यादा बैटिंग ऑर्डर के अंदर रैपिड चेंजेस हुई नहीं, लेकिन बॉलिंग के अंदर जिसमें कप्तान का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, उसी ने राइट टाइम डिसीजन करने, उस पर भी हमें नजर आया कि माइक हेसन की तरफ से बाकायदा अब छठे में या 14वें ओवर में
जब पानी का वक्फा होता है तो माइक हेसन तब भी जो है वो कुछ ना कुछ बताने के लिए खुद आए हुए होते थे। उसके अलावा भी वो हर वक्त लगता है सलमान अली आगा से वो राब्ते में है। सो इस लिहाज से यूं लगता है कि इस टीम के अंदर जो माइक हेसन की इनपुट है या मैनेजमेंट की इनपुट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैप्टन। अच्छा, ये जो मैच है इसको आप अगर न्यूजीलैंड कहीं ये मैच जीत जाती और वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती तो फिर शायद ये इतना प्रेशर ना होता पाकिस्तान टीम के पास, और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के पास भी एक दलील बन जाती है, एक आर्गू बन जाता कि जी देखिए हमें तो मैच खेले ही दो, तो दो में से अगर वो श्रीलंका को हरा भी देते तो उनकी फेस सेविंग हो सकती थी कि यार देखिए हमने श्रीलंका को हरा दिया, एक हम इंग्लैंड से मैच आ रहे हैं, एक तो मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ हुआ ही नहीं। सो ये उस वक्त उनके लिए एक फेस सेविंग थी। लेकिन जब न्यूजीलैंड हार गई है और अब कहीं ना कहीं चांस बन गया पाकिस्तान टीम के पास कि वो श्रीलंका को हराए, तो अब प्रेशर तो जरूर होगा और इस मैच के जीतने का या हारने का और जीत कर क्वालिफाई करने का आपको सिला मिलेगा, इंपैक्ट आएगा, रिजल्ट होगा, रिएक्शन होगा। अब अगर आप सारे सिनेरियो लेट्स से पाकिस्तान टीम जीत जाती है और जीत कर क्वालिफाई कर देती है, यानी पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग करती है, मैं इस सिनेरियो को भी डिस्कस करना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान टीम में इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि वो अगर लेट्स से जो हम नॉर्मली देखते हैं कि पाकिस्तान टीम चेज के अंदर इतनी कोई अच्छी टीम नहीं है और श्रीलंका का हाल भी कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा। पिछले दो मैचेस आप देखें, इंग्लैंड के खिलाफ 146 रन को चेज करते वो 100 रन से पहले आउट हो गए। सो पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग करती है और पाकिस्तान टीम अगर इस पाला के लिए की विकेट पर 170-80 के दरमियान रन कर दे तो चांस बिल्कुल बनता है पाकिस्तान टीम के पास, क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग इस वक्त डिस्टर्ब है। एक ही उनके पास परफॉर्म बैटर है जिसने एक सेंचुरी लगाई है और उसके अलावा उनके पास मतलब 2-3 बैटर्स के अलावा कुछ ज्यादा उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। सो पाकिस्तान टीम के पास चांस है कि वो 65 रन के मार्जिन से ये मैच जीत ले अगर वो पहले बैटिंग करती है। और अगर उनकी कहीं बारी दूसरी दफा आती है, दूसरे नंबर पर आती है, तो उन्हें जो है पहले फील्ड करना पड़ता था, तो फिर ये टारगेट बहुत अहम होगा कि फिर आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपकी जो बैटिंग है वो क्लिक नहीं कर रही। आप नेचुरली अब आपके पास स्ट्राइक रेट क्या है, अब आप जब स्ट्राइक रेट कंपैरिजन करते हैं किसी टीम के साथ, अब हम नॉर्मली इंडियन टीम के साथ स्ट्राइक रेट कंपैरिजन करते हैं, तो जिम्बाब्वे के मैच में आप देखिए ना, आप अभिषेक का देखें स्ट्राइक रेट, ईशान किशन का देखें, आप सूर्य कुमार यादव का देखें, वो 200 के सराउंडिंग में, सूर्य 200 प्लस से है, ठीक है, अभिषेक जो 190 रन, मतलब उनके स्ट्राइक रेट इस तरह उनके बैटर बैटिंग करते हैं। आपका जो एवरेज स्ट्राइक रेट है वो 135, 40, 130, 100 मर के कोई 145 वाला बैटर होगा स्ट्राइक रेट का, लेकिन आपके पास वो बैटिंग नहीं है जिस तरह की आपको हिटिंग करनी चाहिए। और ये तो आकिब जावेद भी मान चुके हैं कि हम 90 वाली माइंडसेट से निकल नहीं रहे। अब अगर आप 90 वाले माइंडसेट से नहीं निकल रहे तो ये फिर मुझे यूं लगता है कि डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान बैटिंग सेकंड, ये फिर मुश्किल हो जाएगा कि यार अगर लेट से श्रीलंका 150 रन स्कोर कर देती है, तो मुझे तो कोई मैच याद नहीं आ रहा जिसमें पाकिस्तान टीम ने चाहे पहले बैटिंग करते हुए चाहे बाद में बैटिंग करते हुए 13 ओवर के अंदर 150 रन का हदफ जो है वो टच किया हो। सो पहला अगर सिनेरियो जो मैं बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करके 180 रन बना ले, 65 से पहले 65 रन के फर्क से पाकिस्तान टीम जो है श्रीलंका को जो है वो आउट कर ले और पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए, तो टीम मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए, स्पेशली कोच माइक हेसन जिस पर तनकीद की जा रही है, उसके लिए बहुत 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 फिर कितनी वाह आएगी। फिर आप सेमीफाइनल के अंदर हार भी गए तो आप कहेंगे जी हम टॉप 4 टीम्स में आ गए थे, ठीक है, फिर आपकी फेस सेविंग भी होगी। और अगर पाकिस्तान टीम सिंपली मैच जीतती है तो क्या ये फेस सेविंग होगी? मेरे ख्याल में ये भी सोचेंगे कि ये फेस सेविंग है। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम हार जाती है तो फिर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और दूसरी चीज आप जहन में रखिएगा कि जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है फिर तनकीद भी आती है। हाँ, तनकीद पर्सनल नहीं होनी चाहिए, जिस तरह मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था, जो मतलब है कि प्लेयर्स की फैमिलीज को लेके प्लेयर्स को इस तरह हिट नहीं करना चाहिए। आप उनकी सिलेक्शन पर बात कर सकते हैं, आप उनके फैसलों पर बात कर सकते हैं, आप किसको ओवर दिया, किसको बारी दी, किसको टीम में डाला, किसको निकाला, आप इस पर बात कर सकते हैं, पर पर्सनली मैं तो उसके बिल्कुल हक में नहीं। और दूसरी चीज अपने जहन में ये भी रखनी है कि श्रीलंका भी अपने होम ग्राउंड, उन्हें उनके हाँ वर्ल्ड कप हो रहा है, उनकी जितनी उम्मीदें यहाँ श्रीलंकन की हैं वो किसी की नहीं होंगी
कि उनकी टीम परफॉर्म करे, तो वो भी चाहेंगे कि सुपर 8 के अंदर कम से कम वो एक मैच तो जीते ना। सो एक मैच उनके लिए भी अहम है और वो भी सर धड़ की बाजी लगाएंगे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो फाइनल 11 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें 2 चेंजेस की बात हो रही है कि इब्रार को वापस लाया जाए और साथ नसीम शाह को लाया जाए। अब इब्रार को शदाब की जगह लाया जाए और नसीम शाह को किसकी जगह लाया जाए, ये अहम सवाल होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने 4 आउट किए हैं, तो अब आप अगर उनको बिठा देंगे तो फिर भी आपको एक जो है सोचने का मौका होगा कि यार अगर हम अपने सीनियर बॉलर को बिठा रहे हैं और हम कुछ हमारा वो फैसला सही साबित न हो तो फिर क्या करेंगे। और सलमान मिर्जा मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उनसे जिस तरह आज प्रेस ब्रीफिंग कराई गई है ऐसा लगता है कि जैसे वो 11 में है। बहरहाल 2 चेंजेस की बात हो रही है और ओपनिंग सेंस को भी चेंज करने की बात हो रही है। अपनी राय कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है फाइनल 11 क्या हो जो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवा सकती है। बहुत शुक्रिया।